नमस्कार। आज आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुबारक बीमारी। साथियों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद्र जी हमेशा से सामाजिक मुद्दों को अपनी कलम से धार देते हुए आए हैं। एक ऐसा ही मुद्दा उन्होंने अपनी इस कहानी में भी चुना है। मुबारक बीमारी दो पीढ़ियों की सोच के बीच के अंतर को जाहिर करती है। इस कहानी के जरिए उन्होंने यह समझाना चाहा है कि भले ही आपके पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, किसी अन्य पर भी भरोसा करके उसे मौका देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मुबारक बीमारी। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी। उसके गाल आग के कुंदनी रंग में दहक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। फिर आने वालों की इस देरी से त्योरियों पर बल पड़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा नजर आता। कमल पानी के झकोले खाने लगी। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहार बाहर पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनाम दास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर, कमबख्त अभी शाम हुई नहीं, अभी से लंबी तान दी। नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए, चेहरा बुझा हुआ, चिंतित। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार की मिली हुई आवाज में बोली, आज इतनी देर क्यों? दोनों नए खिले हुए फूल थे। एक पर ओस की ताजगी थी, दूसरा धूप से मुरझाया हुआ। हरिदास, हाँ, आज देर हो गई। तुम यहाँ क्यों बैठी रही? देवकी, क्या करती? आग बुझ जाती थी, खाना न ठंडा हो जाता। हरिदास, तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने न बैठा करो, बाज आया करो गर्म खाने से। देवकी, अच्छा कपड़े उतारो, आज इतनी देर क्यों की? हरदास, क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बन। इस रोज रोज के झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं। लाला हरनाम दास एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वह हालात न थी। चक्कियां कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गई थी, नई मशीनों और इजादों के साथ। उसके काम करने वाले भी जोशीले नौजवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसलिए हरनाम दास का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीजों से चिढ़ हो जाती है। वह लाला हरनाम दास को भी थी। वह अपनी पुरानी मशीन को ही चलाते थे। वह किसी भी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर मन ही मन कूढ़ा भी करते थे। हरिदास ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजिएट की शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखानों को नए उसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब भी वह उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला हरनाम दास जामे के बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता, तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और तुम आई मुझे सलाह देने। जिस तरह मैं कहता हूँ काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में भी अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरदास को सख्त फटकारें पड़ी थी। इसी वजह से अब वह इस काम में कुछ उदासीन हो गया और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज्यादा सहूलतें हासिल हो। देवकी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो? जैसे वह कहें वैसे ही करो। भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वे क्या कहेंगे? और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न कहें, लेकिन दुनिया तो तुम्ही को बुरी कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मा मेटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, उस पर नाम कमाने का जोश। इसीलिए वह बूढ़े पिता के पुराने ढर्रों को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश करने के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसे उसकी परवाह न थी। झुंझला कर बोला, कुछ मैं अमृत या घरिया पीकर तो नहीं आया हूं ना, कि सारी उम्र इनके मरने का इंतजार करूं। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणियों के डर से क्या अपनी उम्र बर्बाद कर दूं? मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूं जो हरगिज मेरी जैसी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वो मोटर पर हवा खाने निकल जाते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान की जिंदगी बसर करते हैं। तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रख के जिंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष और निष्प्रियता का युग बीत गया, यह संघर्ष का युग है। यह मैं जानता हूं कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे तो क्या, किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच कहार ने आकर कहा, लाला जी थाली मांगते हैं।
लाला हरनाम दास हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पाबंद थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों की रात में पूरियां हजम न होती थी, इसीलिए चपाती ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वह कराया जो हुज्जत और दलील के काबू के बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो हजरत बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने में चाव पैदा कर दिया। अक्सर हम अपनी आंख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरनाम दास रात को भले चंगे सोए, लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियां और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का। सुबह होने के पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई, चेहरा ऐंठ गया। हरिदास डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, सेहत होगी, मगर कम से कम 3 महीने लगेंगे। चिंताओं के कारण यह हमला हुआ है, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह आराम से सोएं, परेशान न हो, और जुबान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचें। बेचारी देवकी बैठी रो रही थी। हरिदास ने आकर उसको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा लाकर दी। थोड़ी देर में मरीज को होश आया। इधर उधर खोजती हुई निगाहों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हो, और फिर इशारे से लिखने के लिए कागज मांगा। हरिदास ने कागज और पेंसिल लाकर रख दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा, इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। कागज लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है, उन्हें मुझ पर इतना सा भी एतबार नहीं, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो जरूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखाने का यह अवसर दिया है और मैं इससे जरूर फायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने जब इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उनमें कई निकम्मे बेमसरफ आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटियां खाते थे। मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरम्मत का काम उठा लिया और रोज किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीन मैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में दिन काटते और रात का काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते। दीनानाथ जरूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में जी हाँ रटते रहने में ज्यादा मजा आता था। लाला हरनाम दास मजदूरी देने के मामले में बहुत हील हवाले किया करते थे और अक्सर काट कपट के भी आदी थे। इसी को वह कारोबार का अच्छा उसूल समझते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया, तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीने का काम देखकर सबको तरक्की दूंगा, मगर अब टाल मटोल की गुजर नहीं। जिन्हें मंजूर ना हो अपना अपना बोरिया बिस्तरा संभाले और चलते बने। और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक यहाँ जो रंग देखा है वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की ज़रूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर का काम का जिम्मा मेरा है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफ़ा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊं। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में दिखने लगा। हरिदास ने खूब इश्तहार बंटवाए। उसका असर यह हुआ कि उसके पास खूब काम आने लगे। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफ़ायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना खत्म भी न हुआ था कि हरिदास ने नई मशीनें मंगवाई, थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। हरिदास ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह पेश आता कि जो उससे एक बार मुआमला कर लेता वह हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के लिए उसका एक ही सिद्धांत था, काम सख्त और मजदूरी ठीक। उसके ऊंचे व्यक्तित्व का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ा। करीब करीब सारे कारखानों का रंग फीका पड़ गया था। उसने बहुत ही कम नफे पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत न थी, रात दिन काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उसके कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था। इसके साथ ही प्रबंध कौशल का यह वरदान था कि कहीं हड़बड़ी और जल्दीबाजी का नामो निशान न था। लाला हरनाम दास धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद वह रुककर कुछ बोलने लगे। डॉक्टर के सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी तरह शांति की स्थिति में रखा जाए।
मगर जब उनकी जबान खुली उन्हें एक दम को भी चैन न था। देवकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिला जाता है। यह लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथों में ले रखा है। मैंने ताकीद की थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह न की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देवकी उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका न करें, कारोबार खूब अच्छे से चल रहा है, खूब नफा हो रहा है। पर वह भी इस मामले में तूल देते हुए डरती थी, कहीं लकवे का फिर से हमला न हो जाए। हूँ हाँ कहकर टालना चाहती थी। हरदास जो ही घर में आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते, और जब वह टालकर कोई दूसरा जिक्र छेड़ता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम तो मेरे जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम मैंने एक एक कौड़ी किस मशक्कत से जमा की है। तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलाए और मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बनाए। हरिदास फटकार का कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया है। एक रोज देवकी ने हरदास से कहा, अभी कितने दिन और इन बातों को लाला जी से छिपाओगे? हरदास ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँ। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इस छिपाने से क्या फ़ायदा, जब वे आठों पहर इसी की रट लगाए रहते हैं। इससे तो चिंता और बढ़ती है, कम नहीं होती। इससे तो अच्छा यही है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास, मेरे कहने का तो उन्हें यकीन आ चुका। हाँ, दीनानाथ कहे तो शायद यकीन हो। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो, लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें इस तरह रोज रोज की डांट फटकार से तो छुट्टी मिल जाएगी। हरिदास, अब मुझे इनकी फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने है। जब मैंने कारखाना अपने हाथों में लिया था, आमदनी और खर्च का मीज़ान मुश्किल से बैठता था। आज 500 से ज़्यादा का नफ़ा है। तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका हूँ। शायद अगले महीने 2 महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च तिगुने से ज़्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुनी हो गई है। हजरत देखेंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। कहाँ हाथे में उल्लू बोलते थे। एक मेज पर बैठे आप ऊँघा करते थे और एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था। मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते थे, बस 2-4 घंटे ही चक्की चला करती थी। अब दम मारने की फुर्सत नहीं है। सारी जिंदगी में जो कुछ न कर सके वह मैंने 3 महीने में करके दिखा दिया। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वह 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ। देवकी ने भर्त्सनापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान ही समझा करता है। यह उनकी ममता है, बुरा मानने वाली क्या बात है। हरिदास ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने लाला हरनाम दास की सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिए के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछने लगे, क्यों, कारोबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, कभी बात तक न पूछी। कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तामीरदारी न की होती तो मर ही गया होता था। दीनानाथ, आपका कुशल मंगल रोज बाबू साहब से पूछ लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा एक एक रोआ आपका एहसानमंद है। मगर इस बीच काम ही कुछ ऐसा था कि हाजिर होने की मोहलत ही न मिली। हरनाम दास, खैर कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है वह आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हरनाम दास व्यंग्य पूर्वक बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी है। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ बतलाओ। मैंने ताकीद की थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथों में रखा। दीनानाथ, जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं। वही इस काम के लिए ठीक थे। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह मुझसे तो हरगिज न हो सकता था। हरनाम दास, मुझे यह सुन सुनकर हैरत होती है। बताओ तो क्या तरक्की हुई? दीनानाथ, तफसील तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े में समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम 1 महीने में करते थे उतना अब रोज होता है। नई मशीनें आ गई हैं, उसकी आधी कीमत अदा भी हो चुकी है। वह अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5000 मन आटे का ठेका लिया गया है, वह पूरा होने वाला है। जगत राम बनवारी लाल से भी ठेका लिया गया है,
उन्होंने हमको 500 बोरे महावर का बयान दिया है। इसी तरह और फुटकर कई गुना काम बढ़ गए हैं। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं। कई नए आदमी रख लिए गए हैं। मुलाजिमों को मजदूरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफा पहले के मुकाबले चौगुने के करीब है। हरनाम दास ने बड़े ध्यान से ये बातें सुनी। वह गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। शायद उसके दिल में बैठकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोले, दीनानाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन तो भी मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। जब तक अपनी आंखों से न देख लूंगा यकीन ना आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुआ। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बात सुनकर फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारे को न मालूम था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हमले उस पर कुछ असर नहीं करते, यहाँ तक कि वह अपनी आंखों से देखने को भी धोखा या तिलिस्म समझते हैं। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरनाम दास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे। फिर यकायक कहार से बग्घी मंगवाई। लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले जाते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आईं। माली क्यारियों में पानी दे रहा। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती थी सफाई और हरियाली नजर आती थी। हरिदास अपने मुहर्रिर को कुछ खतों का मसौदा लिख रहा था कि बूढ़े लालाजी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें हाथों का सहारा देते हुए बोला, आपने कहला क्यों न भेजा कि मैं आना चाहता हूँ? पालकी मंगवा देता, खामखा आपको इतनी तकलीफ हुई। यह कहकर उसने आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए। हरनाम दास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों के छत चुमने वाले ढेरों पर नजर दौड़ाकर बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नजर आती है। भला कितना काम रोज होता है? हरिदास, आजकल काम ज्यादा आ गया था, इसीलिए कोई 500 मन रोजाना तैयार हो जाता है, लेकिन औसत 250 मन रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसीलिए अक्सर रात को भी काम होता रहता है। हरनाम दास, कुछ कर्ज लेना पड़ा? हरिदास, एक कौड़ी भी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरनाम दास के चेहरे पर इत्मीनान का रंग नजर आया। संदेह ने विश्वास की जगह ले ली थी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले ही इस काम से अपना हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया बेटा। यह बीमारी बड़ी मुबारक है, जिसने तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश यह हमला 5 साल पहले ही हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे। यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। धन्यवाद।